हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो फरवरी महीने का हम करंट अफेयर पढ़ ही रहे थे और आज हम फरवरी महीने का ही अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा पढ़ने वाले हैं? इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं फरवरी 2026 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी, देखो हर बार मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतरीन चल रही होगी और निश्चित रूप से चलनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में अब कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सब इंस्पेक्टर की तो एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट आ ही गई है। और आप ये मान के चलिए कि पिछले कुछ समय से ना तो अधीनस्थ बोर्ड और ना ही आरपीएससी की कोई विशेष एग्जाम हुई है, पर अब आने वाले समय में लगातार ही आपको एग्जाम देखने को मिलेंगी 2026 के अंदर। तो ये मानिए कि ये करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है। और बात करंट अफेयर की नहीं आती है, जितने भी सिलेबस, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर लगते हैं, आपकी जो जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए अब जो है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड आने वाला है। आने वाले समय में बहुत सी एग्ज़ाम है जो पाइपलाइन के अंदर है, चाहे वो आरपीएससी की बात कर लें, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की बात कर लें। तो आपको लगातार मेहनत जो है वो अपनी जारी रखनी है। ज़्यादा आप सभी को पता है कि भाई हम इधर उधर की बातें करते नहीं हैं, तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर। और इंटरनेशनल करंट अफेयर में आपको ध्यान रखना है कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसा मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे, अभी हाल फिलहाल में तो कुछ रिलीफ हमें मिला है इसके अंदर। और ईरान वाला जो मुद्दा उठा है उसके बाद में जो अपना इंटरनेशनल का पोर्शन है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है। और दूसरा पोर्शन ये है कि मैं एआई के लिए आपको लगातार बोलता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको लगातार अवेयर रहना है। आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर सरकार काम क्या कर रही है? एक तो विदेशी जो अपने राष्ट्र अध्यक्ष हैं, चाहे वो आपका फ्रांस का हो गया, जर्मनी का हो गया, सेशेल्स के हो गए, ब्राज़ील के हो गए, जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं या फिर मोदी जी जहाँ जहाँ जाके रहे, मलेशिया जाके हैं, तो ये सारे के सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो है ये सरकार काम ही यही कर रही है कि विदेशों से संबंध सुधारने हैं, जैसे तैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार या ट्रेड एग्रीमेंट हमें करने हैं। और जिस तरीके का अभी इमरजेंसी बनी हुई है ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो इस सेक्टर को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लगातार केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आज के इस सेशन के अंदर दो ही चीज़ें जो है वो प्रमुख रूप से हम बात करेंगे। एक तो एआई को लेकर, एक कौन भारत में आया है और भारत से कौन कौन जो है वो, इस विशेषकर मोदी जी जो है वो किन किन देशों के अंदर जाके हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यात्राओं का दौर ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसराइल की यात्रा की है और ये इनकी दूसरी यात्रा है। ठीक है, इसराइल का आप सभी को पता है कि भैया बेंजामिन जी हैं जो आपके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ये मोदी जी के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। आप देख लो इस तरीके की मित्रता है कि मोदी जी का तो जो ये पॉकेट के अंदर जो रुमाल रखते हैं ये, और नेतन्याहू जी की जो पत्नी है सारा, सारा नेतन्याहू, है ना, इन्होंने मतलब ये मैचिंग वगैरह करके रखी है। ये मतलब न्यूज़ के अंदर थोड़ा सा जो है वो लाइमलाइट में रहा था ये चीज़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 से 26 जनवरी फरवरी 2026 को इजराइल की यात्रा पर रहे थे। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बताऊं तो बेंजामिन नेतन्याहू है। ऑलमोस्ट सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। और राष्ट्रपति की बात करें तो आइजेक है। और इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जी ने कौन सी नीति को फॉलो किया है? डी हाइफनेशन नीति के या पॉलिसी को फॉलो किया है। इसका मतलब ये है, आप सभी को पता है इसराइल और फिलिस्तीन का हमेशा से जो है वो बहुत लंबा, लगभग 4-5 दशक का विवाद चल रहा है। पहले की स्थिति ये होती थी कि अगर भारत से कोई भी प्रधानमंत्री अगर इजराइल जाता था या फिलिस्तीन जाता था, तो वो दोनों देशों के अंदर साथ में जाना पड़ता था। मान लो यहाँ से कोई फिलिस्तीन गया है, तो वो क्या करता था, जाते टाइम फिलिस्तीन और आते टाइम इजराइल से होके आता था। ये ठीक ठीक वैसा सा ही है जैसे भारत और पाकिस्तान है। ठीक है, अगर मान लो अमेरिका का राष्ट्रपति है या कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष हो सकता है, वो भारत में आ रहा है, तो उसका कंपलसरी था कि भैया फिलिस्तीन में जाना है, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है। अब हाल फिलहाल में ये स्थिति बनी है कि डी हाइफनेशन, इस पॉलिसी को भारत जो है वो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम फिलिस्तीन जा रहे हैं तो फिलिस्तीन ही जाएंगे, जो आपका इसराइल है वहाँ नहीं जा रहे। अगर हम इसराइल जा रहे हैं तो जैसा अभी आपको देखने को मिला है, फरवरी महीने में मोदी जी ने अपनी यात्रा की है, तो अगर इसराइल गए हैं तो इसराइल ही जाएंगे। ठीक है, दूसरी किसी कंट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? डी हाइफनेशन बोलते हैं। और इस पॉलिसी को हम क्या है लगातार फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो तटस्थता थोड़ी सी इसमें दिखा रहे हैं। कुछ प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी हुई हैं? तो सबसे पहली बात, इसराइल की संसद है जिसका नाम क्या है? नेसेट। क्या नाम है? नेसेट नाम है। इस नेसेट में मोदी जी के द्वारा जाकर संबोधित किया है। और इसमें एक विचित्र सी घटना देखने को मिली कि जैसे ही मोदी जी का नाम अनाउंस वहां पर हुआ संसद के अंदर, वैसे ही अगर आपने वो देखा होगा वीडियो, तो उसमें ऐसी स्थिति बनी है कि जितने भी वहां पर लोकल जो एमपी वगैरह थे ना, जो जनप्रतिनिधि थे, वो उठकर बाइकआउट करके चले गए थे।
बाइकआउट वो मोदी जी का नहीं था, बाइकआउट वो अपने भारत देश का नहीं था, बाइकआउट था वहाँ की जो स्थानीय सरकार है, मतलब जो नेतन्याहू जी हैं उनकी सरकार है, उनका उन्होंने बॉयकॉट किया था। तो जैसे ही वो नेसेट के अंदर संबोधित कर रहे थे, तो इसमें एक रिकॉर्ड तो ये बन गया कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जो नेसेट मतलब इजराइल की जो संसद है उसमें आपको संबोधित कर रहे थे। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया यहाँ पर इनको पुरस्कार दिया गया था स्पीकर ऑफ द नेसेट, ये प्राप्त करने वाले विश्व के पहले नेता है। मतलब ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये मतलब ये मान लो कि सबसे पहले अगर किसी विदेशी नेता को दिया गया है तो मोदी जी को दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेडल सा है, थोड़ा सा कट गया है इस फोटो के अंदर, और इसको क्या बोलते हैं, स्पीकर ऑफ द नेसेट, स्पीकर ऑफ द नेसेट बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा प्राप्त दो चीजों का रिकॉर्ड बना है, एक तो इनको जो पुरस्कार मिला है स्पीकर ऑफ द नेसेट का, वो पहली बार मिला है किसी नेता को, विदेशी नेता को। और बात करें संबोधन की तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिनको संबोधित करने का मौका मिला है नेसेट में, और नेसेट क्या है, इजराइल की संसद है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने विश्व होलोकास्ट स्मरण केंद्र यहाँ पर विजिट किया है, और इस केंद्र का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नाजी सेना थी उनके द्वारा जो भी यहाँ पर नुकसान किया गया था उसके स्मरण के लिए, जो लोग शहीद हुए थे वहाँ पर, उनके स्मरण के लिए, उनकी मेमोरी के लिए यहाँ पर ये जो है वो स्मारक बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं विश्व होलोकास्ट स्मरण केंद्र। यहाँ पर भी विजिट किए। तो तीन चीज़ों की आपको ध्यान रखना है, नेसेट में संबोधन किया है, नेसेट के जो स्पीकर ऑफ द नेसेट का सम्मान यहाँ पर प्राप्त हुआ है, और इसके साथ साथ में विश्व होलोकास्ट स्मरण केंद्र का यहाँ पर क्या किया है, दौरा किया है। ठीक है। ये आप कुछ पुरस्कार देख सकते हो, ये 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2025 तक ये पुरस्कार लगभग 27 ग्लोबल अवार्ड यहाँ पर लगभग 27 ग्लोबल अवार्ड से मोदी जी सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो पोस्टर है ये लगभग आपका है मेरे हिसाब से जुलाई के आसपास में, जुलाई 2025। इसके बाद में 3-4 पुरस्कार और मिले। ठीक है। और हाल फिलहाल में 2026 की बात करें तो 2026 में तीसरा पुरस्कार है ये। आ गई बात समझ में? चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ जो है वो एमओयू किए गए हैं, तो 17 तो यहाँ पर एमओयू किए गए मतलब समझौते किए गए हैं, और कुल मिलाकर 27 परिणाम हमें देखने को मिले। कौन कौन से समझौते हुए हैं, हमें क्या 27 पूरे के पूरे याद रखने हैं, नहीं रखने, आपको कुछ लिमिटेड चीजें ही याद रखनी है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें से पहली क्या है कि 2026 से लेकर 29 की अवधि के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए यहाँ पर सहमति बनी है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों देश, कौन कौन से, एक तो इंडिया हो गया प्लस इजराइल हो गया, दोनों देश क्या करेंगे, दोनों देश जो है अपनी कल्चरल जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको एक दूसरे के साथ में शेयर करने वाले हैं। ठीक है। फिर अपना जो नेशनल पेमेंट गेटवे होता है ना, जो यूपीआई होता है, उसको किसने बनाया, एनआईपीएल ने बनाया है। ठीक है। इसी प्रकार से इसराइल के अंदर एक कंपनी या फिर एक संस्था काम करती है, मासव, MASAV। ठीक है। इन दोनों संस्था के साथ, दोनों संस्थाएं जो हैं वो आपस में मिलकर डिजिटल पेमेंट को कैसे बढ़ाया जाए और डिजिटल पेमेंट के लिए दोनों देशों का साझाकरण कैसे हो सकता है, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एमओयू किया है। ठीक है। किस किस के लिए, एक तो यूपीआई जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसके रेमिटेंस के लिए। अब रेमिटेंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति विदेश में जाता है कमाने के लिए और वहां से अपने देश के अंदर जो रुपया भेजता है उसे हम साधारण भाषा में बता रहा हूँ कि भाई इसे हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत का कोई व्यक्ति है जो इजराइल कमाने के लिए गया है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि इजराइल से वो अपने घर पे रुपए भेज रहा है, इजराइल से वो भारत में अगर रुपए भेज रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि भैया इसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, एमओयू कर देंगे, किसके साथ में, इजराइल के साथ में। ठीक है। और क्या कहा गया है कि भाई साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे, और इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो स्थापना हुई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, भारत इजराइल कृषि नवाचार के अंदर इसकी स्थापना करने वाले हैं। और उन्नत एआई की तकनीक के लिए हम क्या करेंगे, खनिज अन्वेषण के लिए, मतलब खनिजों की खोज के लिए उन्नत एआई टेक्निक का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि लेबर जो है वो उसका कम से कम उपयोग किया जा सके। ठीक है। इजराइल जो है वो अगले 5 साल के अंदर कॉमर्स में, मतलब वाणिज्य के अंदर, विनिर्माण में और होटल इंडस्ट्री के अंदर लगभग 50,000 भारतीय श्रमिकों को वहां पर बुलाएगी, इनको अलग से कोटा दिया जाएगा। ठीक है। लोथल गुजरात के अंदर कौन सी बिल्डिंग है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। इसके अंदर ध्यान रखना ये हमने नीदरलैंड के साथ में भी
नीदरलैंड के साथ में भी समझौता किया था, किसके लिए? लोथल में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है इसके लिए, कि भैया यहाँ पर आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, इसराइल यहाँ पर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये अपने आप में ध्यान रखना, समुद्री विरासत परिषद है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिषद कहाँ है? तो लोथल गुजरात के अंदर है। फिर अपने भारत की यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ में इसराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी। ये दोनों मिलकर शैक्षणिक आदान प्रदान करेंगे, मतलब यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे, वहाँ के बच्चे यहाँ पर आएंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे से नया नया सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फैकल्टीज हैं वो भी एक दूसरे के पास में एक्सचेंज करने का प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा। तो कुल मिला के बात है कि आपको देखने को मिलेगा, एक तो श्रमिकों वाला, एक एआई को लेकर बात यहाँ पर हुई है, आपसी समझौते में कल्चरल एक्टिविटी को लेकर बात हुई है, एक आपकी लोथल गुजरात के अंदर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आयरन बीम। आयरन बीम जो है ये इजराइल का क्या है, जो मिसाइल होती हैं उनसे डिफेंस, उनके लिए डिफेंस सिस्टम है। जनरली होता है क्या है कि मिसाइल जब किसी देश पे आक्रमण करती हैं, मिसाइल जब आती हैं तो उनको डिस्पोज करने के लिए, उनको जो है वो खत्म करने के लिए सामने से मिसाइल दागी जाती है। ये एक जनरल सिस्टम होता है। परंतु पहली बार इजराइल ने क्या किया है कि आयरन बीम का इस्तेमाल किया है। अब ये जो आयरन बीम है ये आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ये क्या करता है? लेजर लाइट छोड़ता है। ठीक है, लेजर एनर्जी छोड़ता है जिसकी पावर जो है वो 1000 किलोवाट के आसपास में होती है। कितनी होती है? 1000 किलोवाट के आसपास में होती है। तो ये मेजर लेजर लाइट के माध्यम से उन मिसाइल को टारगेट करता है, उनको डिस्पोज करने का काम करता है। भारत ने ये कहा कि भैया आप 2-4 आयरन बीम तो हमें दे ही दो, इसके साथ साथ में आपको क्या करना है कि हम दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे? इसका उत्पादन कर लेंगे। इसका प्रस्ताव भारत की तरफ से रखा गया है। भारत जो है वो इसने दिमाग लगाया कि भैया आपसे हम खरीद तो रहे हैं, इसके साथ साथ में आप थोड़ा थोड़ा हमें टेक्नोलॉजी का भी बता दो कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, किस प्रकार से इसको मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी सूचना आप हमारे साथ में साझा कर दो। इसका प्रस्ताव किसने रखा है? भारत ने रखा है। इससे फायदा क्या होगा कि भैया 4-5 तो हम ले लेंगे वहां से, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं कि भैया 5-7 जो है वो तो हम ले ही लेंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे? अपना खुद से ही निर्माण करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमें बार बार में इसराइल से खरीदने की आवश्यकता नहीं हो, रुपए देने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा नई दिल्ली के अंदर भारत इसराइल एफटीए वार्ता जो है वो स्टार्ट हो गई है। अगर आपने पिछली इंटरनेशनल की क्लास ली होगी तो मैंने आपको समझौतों के अंदर बताया था कि अभी हाल फिलहाल में ट्रेड एग्रीमेंट हर देश से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी एक देश पे, विशेषकर चाइना और अमेरिका के अंदर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहे, निर्भरता नहीं रहे। इसके लिए हम प्रत्येक देश से, पिछले दिनों में हमने फ्रांस से भी एग्रीमेंट किया है, पिछले दिनों हमने यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट किया है, ब्रिटेन से एग्रीमेंट किया है, ओमान से एग्रीमेंट किया है, शायद फिनलैंड के साथ में भी एग्रीमेंट किया है। इस प्रकार से हम ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार समझौते प्रत्येक देश के साथ में कर रहे हैं, ताकि अलग अलग हमें क्या हो? बेनिफिट हो। इसी क्रम में मैंने आपको कहा था कि भी यूरोपियन यूनियन जो है उसके लिए हम ट्रेड एग्रीमेंट की बात लगभग 17 साल से कर रहे थे, है ना, 15-17 साल से कर रहे थे। अब जाके उसमें जो है वो सहमति बनी है। ठीक है, तो ये लंबी प्रोसेस होती है ट्रेड एग्रीमेंट की। इसी तरीके से आप ध्यान रखना, इजराइल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए पहला दौर जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हो गया है। ठीक है, तो आने वाले समय में हमें जो है वो इजराइल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इजराइल के साथ में मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई हैं? इजराइल के साथ में मैंने बताया कि भैया यहाँ पर दौरा किया है, डी हाइफनेशन की नीति इन्होंने अपनाई है। इसके अलावा क्या किया है कि भैया स्पीकर ऑफ द नेसेट के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेसेट में संबोधन करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी जी। कौन है? मोदी जी है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो है विश्व होलोकास्ट स्मरण के अंदर में विजिट किया है। ये कुछ जो है वो ग्लोबल ओनर हैं जो मोदी जी को 2014 से लेकर 2025 तक सम्मानित किए गए। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने आपको बताई दिया कि पेमेंट के लिए हमने बात की है, रेमिटेंस के लिए हमने बात की है। इसके अलावा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में हमने यहाँ पर एग्रीमेंट किया है। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए हमने काम किया है। भारत इजराइल कृषि नवाचार केंद्र हम कहाँ पर स्थापना करेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ खनिज अन्वेषण के लिए, मतलब जो मिनरल्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनकी खोज करने के लिए उन्नत एआई तकनीक का इस्तेमाल दोनों देश मिलकर कर सकें, इसके लिए भी एमओयू किया गया है। आपसे पूछे कि भैया भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो हिब्रू यूनिवर्सिटी के साथ में, जो कि इजराइल की यूनिवर्सिटी है, तो हिब्रू यूनिवर्सिटी के साथ में
आपस में शैक्षणिक आदान प्रदान करने के लिए, एजुकेशनल एक्सचेंज करने के लिए एमओयू कर रही है। तो भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी इस प्रकार का काम कर रही है। ठीक है, आयरन बीम के लिए हमने कहा कि भैया आयरन बीम आप हमें दे भी देना, हम खरीद तो लेंगे, पर साथ साथ में सह उत्पादन भी कर लेते हैं, मतलब आप और हम मिलकर बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा आप हमें बताते रहना, सिखाते रहना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसराइल के लिए आपके पास में जो 27 चीजें आउटकम में आई हैं, जिसमें से 17 नए एमओयू हुए थे, एग्रीमेंट हुए थे, उनमें से महत्वपूर्ण चीजें ये थी। अब हो सकता है कि आपको किसी मैगजीन में, किसी अखबार में, किसी पोर्टल पे बहुत कुछ लंबा चौड़ा देखने को मिले, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना, पीआईबी के अंदर, पीआईबी आप सभी को पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऑफिशियल सूचना के लिए आपको पीआईबी पे विजिट करना चाहिए केंद्र सरकार को। और अगर स्टेट की कोई सूचना आपको प्राप्त करनी है तो स्टेट के लिए आपको जो है वो सुजस वाले पोर्टल पे जाना है, डीआईपीआर पोर्टल पे जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 6-7 पेज का ये जो है वो पोथा मिलेगा, पर 6-7 पेज आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, आपको ध्यान में इतनी चीज़ें रखनी थी, ये सफिशियंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से। और फिर वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो क्या गारंटी है आप याद रख लोगे उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी गौर करना है। फिर आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी जी जो है वो 7 और 8 फरवरी को कहाँ पर गए थे, मलेशिया के अंदर। अब मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, अनवर इब्राहिम, आपको फोटो यहाँ पर दिख रही है अनवर जी की। अब यहाँ पर सेम वही पेमेंट के लिए बात की है, तो भारत का यूपीआई और वहां पर मलेशिया के अंदर पे नेट चलता है, दोनों ने आपस में डिजिटल भुगतान हेतु एमओयू किया है। इसके अलावा मलेशिया के अंदर भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की जो है सहमति बनी है। मलाया यूनिवर्सिटी के अंदर त्रिवल्लुर केंद्र की स्थापना की है, स्कॉलरशिप यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश की है। साइबर जाया विश्वविद्यालय और आयुर्वेदिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के साथ में शैक्षणिक सहयोग हेतु यहाँ पर क्या बनी है, सहमति बनी है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी जो है वो 5 से 10 फरवरी को भारत की यात्रा पर थे। और भारत की यात्रा पर क्यों थे, क्योंकि इस वर्ष भारत और सेशेल्स के लगभग लगभग आप ये मानिए कि राजनीतिक संबंधों के लिए 50 वर्ष यहाँ पर हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये भारत के दौरे पर आए हैं। अब सेशेल्स क्या है कि आप अफ्रीकी कंट्री है, और अफ्रीका में भी द्वीप समूह, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, उन द्वीपों को लगभग 150 द्वीप मिलाकर जो वो सेशेल्स का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, बैकवर्ड कंट्री है, तो इसके लिए अभी तक जितने भी हमने पढ़े उसमें भारत जो है वहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके आ रहा था, पर अब देने की बारी है ना कि लेने की। तो सेशेल्स को हम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, सेशेल्स की हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जितने भी चीजें देखने को मिलेंगी उसमें ये कहेंगे कि भाई भारत ने 10 एम्बुलेंस दे दी, भारत ने जो है वो इतने करोड़ रुपए, इतने हजार करोड़ रुपए का जो है वहां पर अनुदान दे दिया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एक सेशेल्स समझौता, मतलब इसका क्या नाम है, सतत विकास, आर्थिक विकास और सुरक्षा, इसके नाम से एक विजन को दस्तावेज है वो साइन किया गया है। भारत ने ये कहा है कि हम सेशेल्स को कुल मिलाकर 175 मिलियन डॉलर का यहाँ पर क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे। ठीक है, डोनेशन तो नहीं है, मतलब सहायता करेंगे। ठीक है, अब ये जो 175 मिलियन है, इसमें से 125 मिलियन डॉलर जो है ये तो हम क्या देने वाले हैं, ऋण के रूप में देने वाले हैं। मतलब 125 तो हम आपको ऋण के रूप में देंगे, इनकी ब्याज की वसूली होगी और मूलधन भी वापस आपसे ले लेंगे। ठीक है, परंतु अगर आप ये 125 मिलियन डॉलर का ऋण लेते हो तो हम क्या करेंगे, 50 मिलियन डॉलर का आपको क्या कर देंगे, अनुदान दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे। आ गई बात समझ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई भारत ने 175 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है, जिसमें से ये कहा है कि 125 तो आपको ऋण के रूप में या लोन के रूप में दे रहे हैं, और 50 मिलियन डॉलर जो है वो आपको किसके रूप में दे रहे हैं, अनुदान के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, भारत के द्वारा 10 एम्बुलेंस यहाँ पर दी जाएंगी डोनेशन के लिए, और 1000 मीट्रिक टन अनाज दिया जाएगा। अनाज जो है वो भारत अब 2 जगह एक्सपोर्ट करेगा। इसके लिए हम आगे वापस से पढ़ेंगे कि भारत जो है वो वैश्विक जो भी पिछड़े हुए देश हैं, जो कि मतलब जो मुख्य धारा से पीछे हैं, जहां पर भूखमरी है, तो उन लोगों के लिए भी आगे ध्यान रखना कि भारत 5 साल के लिए अनाज देने वाला है। तो अनाज की 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो सेशेल्स को दे रहा है कितना, 1000 मीट्रिक टन अनाज यहाँ पर देने वाला है। इसके साथ साथ में हम औषधि भी देंगे, मतलब दवाइयां भी देंगे। ठीक है, 10 एम्बुलेंस दे रहे हैं, 1000 मीट्रिक टन अनाज का डोनेशन दे रहे हैं, इसके अलावा फ्री के अंदर आपको दवाइयां भी देंगे। किसको देंगे, सेशेल्स को देंगे। तो सेशेल्स को देने की बात होगी, यहाँ पर लेना कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यह कहा कि भारत जो है वो सेशेल्स में हाइड्रोग्राफिक इकाई, इसकी स्थापना के लिए क्या करेगा, सहयोग करेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पूरी स्लाइड में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, लामितीय लामितीय 2026 एक प्रोग्राम है, इसका आयोजन अब जो है वो किया जाएगा, और उसमें सेशल्स भी भाग लेने वाला है, ये कहा गया है। अब ये ध्यान रखना, ये प्रोग्राम जो है वो मार्च 2026 के अंदर, मार्च
2026 के अंदर जो है वो आयोजित कर लिया गया है। इसके बारे में हम मार्च के अंदर वापस से पढ़ेंगे और उस समय मैं आपको याद दिलाऊंगा कि भाई सेशेल्स का जब हम दौरे की बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो इनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर दौरे पर आए हैं, आपने सभी ने यहाँ पर फोटो में भी देखा होगा। तो ये जो राष्ट्रपति महोदय है पैट्रिक हेरमिनी, इनके भारत दौरे के अंदर ये कहा गया कि भैया हम क्या करेंगे, लामीतीय 2026 का आयोजन किया जाएगा और उसमें सेशेल्स क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, तो एक तो हमने समझौता साइन कर लिया है, 175 मिलियन डॉलर का हमने जो है वो सहायता करी है, जिसमें से 125 मिलियन ऋण के रूप में और 50 मिलियन डॉलर जो है वो आपके अनुदान के रूप में होने वाले हैं। 10 एम्बुलेंस, 1000 मीट्रिक टन अनाज और दवाइयाँ। सेशेल्स हाइड्रोग्राफिक इकाई की स्थापना करेंगे और लामीतीय 2026 का जो आपका अभ्यास है उसमें सेशेल जो है वो आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हमने 4 यात्राएं पढ़ी हैं, जिसमें से मोदी जी की 2 यात्राएं हैं, एक तो इजराइल की है, एक मलेशिया की है। फिर हमने बात करी है आपकी जो सेशेल्स के यहाँ पर आ गए, और चौथी आपकी है फ्रांस की। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एम्यूनुएल मैक्रो। एम्यूनुएल मैक्रो जो है ये भारत की यात्रा पर आए और ये इनकी कौन सी है, चौथी यात्रा है। ठीक है, इससे पहले आपको ध्यान रखना, 3 यात्राओं का तो जिक्र छोड़ो, इससे पहले आपको ध्यान रखना 2024 के अंदर गणतंत्र दिवस पर, मतलब 26 दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए थे। कौन से वर्ष में, 2024 में। अब एम्यूनुएल मैक्रो भारत में क्यों आए, एक तो अपनी एआई समिट हुई थी उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात है कि जून 2026 में G7 की जो समिट होगी ना वो फ्रांस में हो रही है। तो इन्होंने एक तरीके से पीला चावल देना है। ये पीला चावल का मतलब है कि बुलाओ देना है कि भैया G7 की समिट हो रही है और भारत के मोदी जी को ये कहा है कि भैया आप भी आ जाना। ठीक है, तो इनविटेशन भी देने आए मुख्य रूप से। तो इसके साथ साथ में जब ये आए हैं तो कुछ 2-4-5 समझौते भी हुए हैं, कुछ 2-4 सहमतियां भी बनी है, एग्रीमेंट भी बनी है, तो वो भी हम बात करेंगे। और मुख्य रूप से इन्होंने जो है वो अपने दिल्ली के अंदर एआई समिट जो हुई थी, ग्लोबल लेवल की, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एआई समिट थी, उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, तो ये 2-4 चीजें हैं, ये हम देख लेते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है कि चौथी इनकी क्या है, चौथी इनकी यात्रा है। ठीक है, तो प्रमुख गतिविधियां क्या है, एक तो भारत ने क्या कहा है कि 2026 को हम भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में घोषित करने वाले हैं। मतलब भारत और फ्रांस के इनोवेशन ईयर के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर करने वाले हैं। और क्या कहा है कि होराइजन 2047, ये आपको ध्यान रखना है कि 2023 के आसपास में होराइजन वाला जो एग्रीमेंट है ये 2023 में किया गया था। 2023 में ये कहा कि जब भारत जो है वो 2047 के अंदर अपनी आज़ादी की 100 वर्ष जब मनाएगा, वहां तक हम क्या करने वाले हैं, रणनीतिक रूप से, तकनीक रूप से, सुरक्षा के लिहाज से सारी चीजों में हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ऐसा किसने कहा, फ्रांस ने कहा। ठीक है, कब तक, 2047 तक। इस पूरे एग्रीमेंट को हमने क्या कहा, होराइजन कहा। अब इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए यहां पर वापस से एग्रीमेंट किया गया है कि द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष विदेश मंत्री की स्तर की हम वहां पर वार्ता करने वाले हैं। मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दोनों देशों के, वो आके बैठेंगे और ये कहेंगे कि भैया इस साल तो हमने ये काम किया है, अगले साल ये करेंगे। और ये कब तक चलेगा, 2047 तक चलने वाला है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के अंदर जब जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई हमने जो एग्रीमेंट किया है उसमें हमने कहा था कि हम वीजा फ्री ट्रांजेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, वीजा फ्री ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई वीजा फ्री ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो गया कि जब आप एरोप्लेन बदलते हो, भाई जिस प्रकार से अगर मान लो आपको गाँव जाना है, अब गांव मान लो आपके गांव में डायरेक्ट बस नहीं जाती जयपुर से, तो पहले जयपुर से आप किसी निजी मतलब नज़दीकी कोई भी जो कस्बा है वहां पर जाओगे और उसके बाद में वहां से बस चेंज करते हो। ठीक इसी प्रकार से मान लो कि आपको एरोप्लेन चेंज करनी है। जैसे अगर आपको भारत से अमेरिका जाना है और अमेरिका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अगर नहीं मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले भारत से दुबई जाओगे, दुबई से फिर आप जो है वो वहां से चेंज करके और दूसरी फ्लाइट लेके कहाँ पर जाओगे, अमेरिका के अंदर जाओगे। ठीक है, तो इस दौरान वहां पर एक ट्रांजेक्शन वीजा लगता है। ठीक है, तो जर्मनी ने यह कहा था कि हम पूरे तरीके से उसको फ्री कर रहे हैं, परंतु फ्रांस ने क्या कहा है कि भैया पहले हम विश्वास नहीं करेंगे, पहले हम क्या करने वाले हैं, 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो वीजा मुक्त ट्रांजेक्शन है तो 6 महीने का क्या कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट यहां पर रख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में हैमर मिसाइल, बहुत शानदार तरीके की मिसाइल है। तो इस हैमर मिसाइल के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की सफरान कंपनी के बीच में एमओयू है। अब इसका एमओयू क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों कंपनियां मिलकर एक जॉइंट वेंचर या नई संस्था का निर्माण करेंगी, जो कि हैमर मिसाइल जो है इसका निर्माण कहां पर करेंगी, भारत के अंदर करने के लिए
सहमति बनी है, ठीक है। और कर्नाटक में टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस की साझेदारी वाली H-125 हेलीकॉप्टर का फाइनल असेंबली का यहाँ पर क्या किया गया है, इनोग्रेशन किया गया है। H-125 हेलीकॉप्टर है और इसकी असेंबलिंग जो है वो दोनों देशों के सहयोग से की जाने वाली है, कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वर्चुअल तरीके से क्या किया गया है, इनोग्रेशन किया गया है। आगे बात समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है पीएम सेतु योजना आईटीआई कॉलेज के लिए, मैंने राजस्थान वाली में भी बताया था आपको, और इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसी की योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए कानपुर के अंदर भारत और फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। मेडिकल लाइन में एआई के इस्तेमाल के लिए एम्स दिल्ली के अंदर इंडो फ्रेंच सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसका इनोग्रेशन भी हो चुका है। एक तो मैक्रो साहब और अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र के अंदर जेपी नड्डा जी, तो उनके द्वारा इसका इनोग्रेशन कर दिया गया है संयुक्त रूप से। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे कि भाई मेडिकल लाइन में एआई के इस्तेमाल के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो फ्रांस के साथ में, ठीक है। इसके लिए एक सेंटर की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो एम्स दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है। और क्रिटिकल मिनरल मेटल्स के लिए भी यहाँ पर जो है वो संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया है। अब क्रिटिकल मिनरल कौन से हैं, जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, और जैसे ये ब्रोमीन हो गया। तो ये जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं जो कि कम मात्रा में मिलते हैं, जिनकी खोज अब कम हुई है, उनके लिए क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स का आपसी सहयोग के लिए एक संयुक्त पत्र हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसे मिनरल्स को खोज करने के लिए, ऐसे मिनरल्स की माइनिंग करने के लिए, ऐसे मिनरल्स के यूज करके नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देश भारत और फ्रांस जो हैं वो दोनों मिलकर इस फील्ड के अंदर काम करने वाले हैं। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और डाक सेवा के अंदर नई तकनीकी को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ एग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्या है कि भाई यहाँ पर अभी तक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट चल रहा था, ठीक है, डीटीए, मतलब डबल टैक्स चल रहा था। होता क्या है, जैसे मान लो कोई आदमी है जो भारत का है, फॉर एग्जाम्पल भारत का आदमी फ्रांस जाता है और वहां पर बस जाता है, पेरिस गया और वहां पर जाके और परमानेंट रहने लग गया, ठीक है। अब वो मान लो कभी कभी यहाँ पर आता है ना, उसकी फैमिली यहाँ पर रह रही है, ऐसी कंडीशन में वहां पर भी वो मान लो इनकम टैक्स दे रहा है, और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस उसके होंगे उस पर भी वो टैक्स ले रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि उसको फ्रांस की सरकार को भी टैक्स देना पड़ रहा है और भारत की सरकार को भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो दोनों जगह वो टैक्स देगा, जबकि कमाई तो एक ही थी, अर्निंग तो एक ही जगह से हुई है। ऐसी कंडीशन में ये कहा गया कि 1992 में जो हमने फ्रांस के साथ में एग्रीमेंट किया था उससे एक क्लोज हटाएंगे जिसका नाम है डबल टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। डबल टैक्स का जो एग्रीमेंट था उसको अब जो हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। मतलब दो जगह पर दोनों सरकारों को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मान लो वहां का कोई आदमी, फ्रांस का कोई आदमी यहाँ पर कंपनी खोल के बैठा है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में मान लो यहां से भी टैक्स लिया जा रहा है और वहां से भी टैक्स लिया जा रहा है, तो इस चीज को अब क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ठीक है। और जो भी तकनीकी सेवाओं के लिए जो भी शुल्क है उनको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा जैसे भारत और अमेरिका का जो टैक्स एग्रीमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। एक मोस्ट फेवर्ड नेशन, पहले क्या था, फ्रांस जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन था। इसका मतलब ये हो गया, उदाहरण के लिए समझना, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये है कि मान लो भारत और फ्रांस एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड मतलब बहुत ही घनिष्ठ नेशन का दर्जा दे चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भारत अगर किसी भी देश से एग्रीमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो ओमान से एग्रीमेंट कर रहा है, अभी हमने किया भी है, तो इस कंडीशन में भारत जितने भी एग्रीमेंट करता है और जितनी भी सहूलियत किसी दूसरे देश से लेता है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रांस के ऊपर भी लागू हो जाएंगी। मान लो भारत ने ये कहा कि हम ओमान से जो है फ्री के अंदर तेल ले रहे हैं, एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो फिर वो फ्रांस को भी देना पड़ेगा, फ्रांस भी जो है उससे ओमान से ले लेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। इस चीज को अब क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लोज था, मतलब जो पैरा था, उसको पूरी तरीके से हटा दिया है, जिससे अब किसी भी तीसरे देश के साथ हुई संधि का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कुछ दे रखा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है कि भैया इसका अर्थ यह है कि यदि भारत किसी भी अन्य देश को बेहतर का लाभ प्रदान करता है तो फ्रांस जो है वो स्वचालित रूप से उस पर दावा कर सकता है, ठीक है। अब ये चीज हटा दी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप फ्रांस को कोई भी रिलैक्सेशन मिलता है भारत की तरफ से तो वो स्पष्ट रूप से आपको लिख के देना पड़ेगा, लिखित में लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स का मतलब है कि आपको लाभांश पर
लाभांश पर कोई भी टैक्स मिलता है, जैसे एक उदाहरण बताता हूं, जैसे आपने करवाई फिक्स डिपॉजिट, एफडी करवाई बैंक के अंदर, ठीक है, आपने इनकम टैक्स चुका दिया इनकम पर। आप जैसे मान लो आप कल को जॉब में लग जाते हो, और जॉब में लगने के बाद में आपको सैलरी मिलती है, अब सैलरी के ऊपर आपका टैक्स लगता है, सभी को पता है इनकम टैक्स लग जाएगा। अब उसके बाद में क्या होता है, मान लो आपने जो सेविंग करी है, एक्सपेंसेस खर्चे करने के बाद में आपने सेविंग की, और आप ये चाहते हो कि भैया मैं डिपॉजिट कर दूं बैंक के अंदर, बैंक में किस प्रकार से, एफडी के माध्यम से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एफडी के ऊपर जो ब्याज मिलेगा, अब एफडी का जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, एफडी के ऊपर क्या मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा, उस ब्याज के ऊपर भी आप क्या वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो है डिविडेंड टैक्स बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो टैक्स था, उसकी स्लेब पहले कितनी थी, 10% की थी, मतलब फिक्स थी कि 10% ही मिलेगा। अब इसको चेंज करके दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर कोई फ्रांस का निवेशक है, मतलब फ्रांस का कोई व्यक्ति भारत की कंपनी में हिस्सेदार है, जैसे कोई फ्रांस का बिजनेसमैन है और उसने रिलायंस के अंदर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, शेयर खरीद लिए रिलायंस के, तो अगर उसकी हिस्सेदारी 10% या इससे अधिक है, 10% या इससे अधिक है, तो जो आपकी डिविडेंड टैक्स की रेट है वो 5% कर दी है, जो पहले कितनी थी, 10 थी। मतलब अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसको तो कर दिया है कम, जस्ट हाफ कर दिया है, 10 से कितना कर दिया है, 5% कर दिया है। और छोटे मामलों के अंदर कितना है, 15% कर दिया, मतलब यहां पर क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो अगर बड़े मामले है ना, अगर अगर इन्वेस्टमेंट कितना है, 10% या फिर इससे अधिक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डिविडेंड टैक्स की रेट कितनी है, 5% है। और अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% से कम कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि डिविडेंड टैक्स की जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। आ गई बात समझ में। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया थे कि G7 की जो समिट है वो 2026 में जून महीने के अंदर कहाँ पर होने वाली है, फ्रांस के अंदर होने वाली है। और फ्रांस का अगर शहर की बात करें तो वो एवियन शहर है। कौन सा शहर है, एवियन शहर है, ठीक है। चलें आगे। अब फिर बात करते हैं ब्राजील की, ठीक है। ब्राजील के लुइज इनासियो द सिल्वा लूला द सिल्वा जो है, इन्होंने 18 से लेकर 22 फरवरी को भारत की यात्रा की है। इनके भी कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, इनके भी कुछ समझौते हुए हैं, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसके तहत भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। तो भारत के पास में जो है वो जो ब्राजील का जो भी भंडार है, जो भी मिनरल्स हैं, उनके खनन के लिए यहाँ पर सहयोग मिल जाएगा, ठीक है। उनके खनन के लिए एक अधिकार पत्र यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम दोनों देश मिलकर $30 अरब का आपस में क्या करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, ठीक है। तो कितने का टारगेट रखा है 2030 तक, 30 अरब, 2030 तक $30 अरब का यहाँ पर क्या रखा है, टारगेट रखा है। अडानी एरोस्पेस कंपनी और इसके साथ साथ में ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी के द्वारा E175 रीजनल जेट विमान की असेंबली लाइन स्थापित करने का MOU हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, तो ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कम पूछेगा, और अगर पूछेगा ना तो फिर अच्छे तरीके से फंसा के ही पूछेगा स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये आप थोड़ा सा ढंग से देख लेना। देख लोगे क्या, फिर मेरे को बताओ, थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहे अपन, क्योंकि एग्जाम थोड़ी सी नज़दीक है, तो अपने को थोड़ा क्या है, फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, टारगेट कितना रखा 2030 तक, $30 अरब का हम द्विपक्षीय समझौता यहाँ पर करेंगे। और क्या कहा कि भैया अडानी डिफेंस एरोस्पेस जो है, इसने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ में मिलकर E75 विमान जेट जो है इनके लिए असेंबलिंग के लिए यहाँ पर MOU किया है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइकॉन फार्मा, ये कहाँ की है, इंडिया की। कहाँ की है, इंडिया की। और ब्राजील की फियोकूज, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है सस्ती दवाइयों का उत्पादन के लिए, आपूर्ति के लिए, और आयुर्वेदिक जैसी जो परंपरा है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर की स्थापना की जाएगी। और भारत का जो एक समूह बनाया गया है, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी अब भारत के साथ में कौन क्या कर रहा है, ब्राजील जो है वो सह अध्यक्षता करेगा, ठीक है। और 19-20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित AI समिट में इन्होंने भाग लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो मैक्रोसॉफ्ट ने लिया था, इन्होंने लिया, और अलग अलग देशों के बहुत से राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। आगे हम पूरा पढ़ेंगे, AI इम्पैक्ट समिट जो है उसको डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ब्राजील भारत की शिखर वार्ता 2026 जो है वो हैदराबाद हाउस नई दिल्ली के अंदर हुई थी। इस दौरान इन्होंने रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे 10 प्रमुख समझौते यहाँ पर किए हैं,
ठीक है। और जो लूला साहब हैं इनको 2012 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित यहाँ पर किया जा चुका है। कब किया है? 2012 के अंदर। ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने किन किन से मुलाकात की? एक तो विदेश मंत्री से मुलाकात की एस जयशंकर साहब से, इसके साथ साथ में इन्होंने मोदी जी से मुलाकात की है, राष्ट्रपति महोदया से बात की है, और उपराष्ट्रपति जी हैं इनसे मुलाकात इन्होंने की है। ऑलमोस्ट जितने भी प्रमुख प्रमुख व्यक्ति थे जो विदेशिक संबंधों के लिए, उन सभी से इन्होंने मुलाकात की है। अगर आपसे पूछे कि भारत के साथ में ब्राजील का शिखर वार्ता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो आप बताओगे हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कितने क्षेत्रों को लेकर समझौता हुआ? 10 क्षेत्र। कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, हम बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की, हम बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, तो इस प्रकार से रक्षा की हो गई, एजुकेशन की हो गई। तो ये 10 पर महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां एमओयू किया गया। ठीक है। और लुल्ला साहब हैं, इनको 2012 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता कौन सा व्यापार है? अंतरिम है, मतलब इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ में हुआ है? भारत और अमेरिका के साथ में। नाम ध्यान रखना, ITA, इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये जो है ये आधार बनेगा द्विपक्षीय व्यापार समझौते का, मतलब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का बनेगा, जो कि आगे आने वाले समय में प्रस्तावित है। इसको लेकर विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए हैं वर्तमान सरकार पर। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप देखोगे तो आपको यूं लगेगा कि भैया थोड़ा सा जो है वो भारत को दबाया गया है कुछ मामलों के अंदर। हालांकि कई चीज़ों के अंदर हमें फ़ायदा भी मिला है, पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें भारत को थोड़ा सा झुकना पड़ा है इस एग्रीमेंट में, है ना? तो कुछ टैरिफ भी हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे भारत जो है वो अगले 5 साल तक 500 अरब डॉलर की ऊर्जा उत्पाद, विमान तकनीक और कोकिंग कोयला खरीदेगा। ये मजबूरी होगी, 5 साल में आपको 500 अरब डॉलर अमेरिका को देने ही पड़ेंगे। ठीक है। फिर भारतीय अमेरिकी जो मेवे हैं, मतलब ड्राई फ्रूट हैं, सोयाबीन तेल है, शराब है, ऐसे उत्पादों पर अब भारत को टैरिफ जो है, मतलब चार्ज है, आयात शुल्क जो है वो कम करने पड़ेंगे। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर आयात जो है वो 50% से घटाकर 18% कर दिया है। मतलब भारतीय जो कुछ वस्तुएं हैं उन पर जो टैरिफ 50% की कैटेगरी से चल रहा था, रेट से चल रहा था, उसको अब घटाकर कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। ठीक है। रूसी तेल खरीद, मतलब अपन भारत में बीच में क्या हो रहा था कि रूस से तेल खरीद ही रहा था, जो क्रूड ऑयल है वो रूस से खरीदा। तो ऐसी कंडीशन में भारत के ऊपर क्या कर दिया गया था? जो है अमेरिका के द्वारा 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया था। मतलब मान लो कोई चीज है जो अमेरिका के अंदर 100 रुपए की मिल रही है, पर मान लो टैरिफ लग रहा था 50 का। ठीक है, 50% का टैरिफ लग रहा था। एक्चुअल में इसकी कीमत भारत में कितनी होनी चाहिए थी? 150 रुपये होनी चाहिए थी। अब क्या हुआ? भारत को यह कहा गया कि भैया हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टैरिफ और लगा देंगे। कितना? 25% का। क्यों? क्योंकि आप रूस से तेल खरीद रहे हो। तो ये जो 25% वाला जो टैरिफ था ना, ये अब हटा दिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है। इसके अलावा यह कहा गया कि अमेरिका द्वारा किए जाने वाले कुल 900 मिलियन डॉलर के वैश्विक आयात के बीच में भारत को 18% तर्क संगत जो सहायता है वो आप यहां पर मिलने वाली है। हालांकि भारत ने कुछ ऐसी कंडीशन भी रही है कि वहां पर भारत ने यह कहा कि हम कतई नहीं झुकेंगे। भारत ने पूरे तरीके से अमेरिका पर विश्वास नहीं किया। जैसे भारत के द्वारा ये कहा गया कि जितनी भी जेनेटिक आप इंजीनियरिंग करते हो, मतलब जैसे आप गेहूं का बीज लिया, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, ऐसा करते हैं, जनरली ऐसे करते हैं। देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, आप एक बार दिमाग लगाना कि जितनी भी चीजें हैं सब में संशोधन हो रहा है, सबके जेनेटिक कोड हैं वो चेंज किए जा रहे हैं, पर आप देखते हो कि मच्छर मक्खियां जो कि प्रमुख रूप से रोग वाहक हैं, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता। और वो कितना ही आप दवाइयां ले लो, कितना ही आप छिड़काव कर लो, कहीं ना कहीं से वो वापस से रीजनरेशन हो जाते हैं। क्या आपने एक बार भी दिमाग लगाया है कि ये कैसे हो रहे हैं और ये अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? ये कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपनियां हैं, ये डिजाइन करती हैं रोग वाहकों को, छोड़ती हैं जानबूझ के ताकि इनकी दवाइयां बिके। मेरे को एक बात बताओ, आप सभी को पता है कि भाई मलेरिया है, डेंगू है, ये सारे मच्छरों से होते हैं। तो मच्छरों को ही खत्म कर दो ना, पर मच्छर नहीं होते खत्म। नए नए प्रकार के रोग आते हैं, नए नए प्रकार के रोग वाहक आते हैं। ये सारी की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा ही की गई चीजें। समझ रहे हो बात को? अगर रोग वाहक खत्म हो गए, मान लो मच्छर ही खत्म हो गए, तो मलेरिया नहीं फैलेगा, डेंगू नहीं फैलेगा। अगर डेंगू और मलेरिया नहीं फैल रहा, तो फिर बुखार की दवाइयां कौन लेगा? प्लेटलेट्स के लिए जो आपकी हॉस्पिटल चार्ज करते हैं वो कैसे होंगे? इस प्रकार से जो है वो अमेरिका भी क्या करता है कि पौधों के अंदर, अब जैसे एक जो किसान बैकग्राउंड से हैं, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, वो समझ पाएंगे। जैसे मान लो कि अपने खेत के अंदर घास उग जाता है, अपन लेके तो आते हैं बीज
गेहूं का, और उसके साथ में नया कोई घास आ जाता है, वो घास आता कहाँ से? बीज के साथ में कंपनियां डालती हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार ने ये कहा कि भैया आनुवांशिक रूप से जो भी संशोधित बीज है, विशेषकर कौन से, मक्का और सोयाबीन, ये हम भारत में एंट्री नहीं करने देंगे। समझ गए? हम कतई आपकी जो नए नए बीज है यहाँ पर नहीं आने देंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जैसे मांस हो गया, डेयरी हो गया, गेहूं है, चावल है, मक्का है, चीनी है, इस प्रकार के ऊपर शुल्क के अंदर कोई भी रियायत नहीं दी गई है, मतलब कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। आगे बात समझ में? तो जैसे पहले टैरिफ चल रहे थे, जैसे पहले चार्ज चल रहे थे, उसी प्रकार के चार्ज जो है वो अब चलेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि भाई भारत जो है वो ग्लोबल डिजिटल डिलीवरी में, मतलब डिजिटल रूप से जो भी डिलीवरी होती है, ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह होती है, उसमें 5वें स्थान पर है एक्सपोर्टर में। और इंपोर्टर में कौन सा है? 11वां स्थान है। एक्सपोर्ट करने में कितना है? 5वां स्थान है। और इंपोर्ट करने में कौन सा है? 11वां स्थान है। जबकि अमेरिका का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या है? शीर्ष स्थान पे है। मतलब एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा, आयात भी यही करता है और निर्यात भी यही करता है। ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया कि अमेरिका डिजिटल रूप से दी जाने वाली सेवाएं, अब डिजिटल रूप से कौन सी हैं? जैसे ऑनलाइन गेम खेलना है, जैसे क्लाउड स्टोरेज करना है, ऑनलाइन स्टोरेज कर लेना है, गूगल ड्राइव है, वन वाला है। ठीक है। और एआई आधारित जो भी सुविधाएं हैं, डिजिटल रूप से जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उन सभी के अंदर सबसे बड़ा आयातक है और भारत जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में? अमेरिका वाला एग्रीमेंट समझ में आ गया। अब चूंकि अमेरिका की बात कर ही रहे, मैंने आपको क्या बताया कि अमेरिका हाल फिलहाल में जो है कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है, भारत को थोड़ा सा दबा रहा है। क्यों? देखो, इतने एग्रीमेंट में हमें समझ में आ ही गया कि कुछ चीज़ें हैं वो भारत जानबूझ के ही नहीं कर पाता। जैसे मैंने कहा कि 5 साल में आपको जो है वो इतने करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, है ना? अब चाहे आप हमसे कोयला खरीद लेना, चाहे कुछ ही कर लेना। इसी प्रकार का एक एग्रीमेंट यहाँ पर एक मतलब बिल जो है वो पारित किया गया है संसद के अंदर। एक वीजा होता है जिसका नाम होता है H1 वीजा। H1 वीजा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि गैर अप्रवासी जो लोग हैं अमेरिका के अंदर, अब आपको पता है कि H1 वीजा जो है वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका के अंदर रहकर, बाहर के लोग हैं, जैसे भारत का कोई आदमी है और वो वहां पर रहकर काम कर रहा है, किसी कंपनी में कर रहा है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर कर रहा है, किसी भी संस्था के अंदर कर रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं? परमानेंट वीजा नहीं देकर H1B वीजा देते हैं। ठीक है। अब एक एक्ट लाया गया है, एक बिल प्रस्तुत किया गया है भारत सॉरी अमेरिका की संसद में, जिसको बोलते हैं एक्साइल एक्ट। एक्साइल एक्ट, जिसका नाम है एंडिंग एक्सप्लोइटिव इंपोर्टेड लेबर एग्जेम्पशन एक्ट। ठीक है। H1 वीजा को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया है। और ये आपको जानना होगा कि अगर 100 H1 वीजा जारी किए जाते हैं ना, तो H1B वीजा जारी किए जाते हैं, तो उसमें से 71% केवल और केवल कौन लेता है? भारतीय लेते हैं। मतलब अगर बाहर से 100 व्यक्ति आ रहे हैं ना, अगर अमेरिका में, ये आपका जो अमेरिका है, इसमें अगर बाहर से अगर 100 व्यक्ति आ रहे हैं, तो इन 100 में से आप ये मानिए कि 71 लोग ऑलमोस्ट जो क्या है, इंडियन होने वाले हैं, है ना? कौन से वीजे पे? H1B वीजा पे। आगे बात समझ में? तो इसको अब बंद करने का विचार कर रही है अमेरिका गवर्नमेंट, कुल मिलाकर भारतीयों को बंद करने का विचार कर रही है। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, एग्रीमेंट भी ध्यान रखना है, और इसके अलावा जो है एक्साइल एक्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो लेकर काफी चर्चाएं रही है आपका। अगर आप वो द इंडियन एक्सप्रेस का देखोगे ना, तो उसमें एक पर्टिकुलर बहुत बढ़िया सा आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। इंपॉर्टेंट है, एआई से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास में कुछ चीजें हैं ही नहीं और बनाने के लिए, सरकार ही इस पे काम कर रही है। तो अगर सरकार मान लो 10 न्यूज लेके आती है, तो 10 में से 7 न्यूज तो इसी को लेकर होती है। इसलिए अब आपकी मजबूरी हो गई है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, इंडिया एआई समिट है, इसका आयोजन 16 से 20 फरवरी को किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। थीम क्या है? वेलफेयर फॉर और हैप्पीनेस फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए क्या हो? कल्याण हो, और सभी के लिए क्या हो? खुशी हो। ठीक है। 3 स्तंभ कौन से हैं? पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, मतलब लोग होने चाहिए, हमारे प्लेनेट का ध्यान रखना है और प्रोग्रेस का ध्यान रखना है। ग्लोबल साउथ के अंदर ये पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। इससे पहले की बात करें तो 2023 के अंदर ब्रिटेन में था, 2024 के अंदर आपके साउथ कोरिया में था, और 2025 के अंदर कहां पर है? भारत के अंदर है। सॉरी, 2025 के अंदर फ्रांस में है, 2025 में फ्रांस में है, और 2026 में कहां पर है? इंडिया के अंदर है।
तो ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं, मतलब जो विकासशील या फिर जो विकसित देशों से कम विकासशील जो डेवलप्ड कंट्री है, कुल मिलाकर आप ध्यान रखना, विकासशील कंट्री मतलब डेवलपिंग कंट्री और उनसे नीचे की जो कंट्री हैं, उनके अंदर ये सबसे पहला आयोजन है एआई को लेकर। मैंने आपको बताया कि इससे पहले 2023 के अंदर कौन था, तो 2023 के अंदर ब्रिटेन में आयोजित हुआ, 24 के अंदर आपके साउथ कोरिया में, और 25 में कहाँ पर हुआ है, फ्रांस के अंदर हुआ था। अब की बार कहाँ पर हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है तारीख कौन सी है, 16 से 20 तारीख है, भारत मंडपम दिल्ली के अंदर है। और कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष हैं, मुख्य रूप से अगर बात करें, हमने एम्यूनल मैक्रो के बारे में पढ़ लिया, हमने जो है वो सेशल्स के आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने भाग लिया है, गल्फ कंट्री थी उनके भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए। ठीक है, कुछ कंपनीज के सीईओ जैसे सुंदर पिचाई हैं, गूगल के सीईओ हैं, वो उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और ये जो चैट जीपीटी है ना, इस चैट जीपीटी का निर्माण जो कंपनी करती है, जैसे ओपन एआई है, तो ओपन एआई के जो सीईओ है, क्या नाम है, सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन जो है ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करके गए हैं इस एआई समिट के अंदर। इसके अलावा बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके गए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया है। फोकस कौन कौन से क्षेत्र में रहा है, खेती के अंदर रहा है, हेल्थ के अंदर है, एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए। लक्ष्य क्या है कि भारत को एआई का नया हब बनाना है, और हब भी कौन सा, ग्लोबल हब बनाना है। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट रहा था। देखो, अगर आपको पता चले तो भाई 35,000 पंजीकरण रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं, लगभग 100 देशों से। 100 देशों के लगभग 35,000 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया पार्टिसिपेशन के लिए। ऐसे घूमने के लिए वो अलग बात हो जाती है, विजिटिंग अलग हो रही थी, पर 35,000 लोग तो रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आए। लगभग 5,000 एआई स्टार्टअप कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। 500 सेशन हुए थे, अलग अलग प्रकार के 500 सेशन, 570 यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। थीम अगर देखो तो देख लेना कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, वेलनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। अब भारत ने इस पूरी एआई समिट के दौरान कौन कौन से रिजल्ट हैं जो यहाँ पर प्राप्त किए हैं, एक तो जो है प्रेजेंट एआई यूजेज केस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, मतलब पब्लिक की सर्विस में, लोक सेवा के अंदर हम एआई का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं, उस पर फोकस किया गया है। इसके अलावा डेवलपिंग एआई पॉलिसी, मतलब एआई पॉलिसी का निर्माण किया जाए। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है वो एआई को लेकर कोई खास महत्वपूर्ण जो है वो एआई नीति लॉन्च नहीं की गई है। मशीन लर्निंग को कोई भी नीति जो है वो रेगुलेट करने के लिए कोई भी नीति लॉन्च नहीं की गई है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कोरोना के समय ओटीटी प्लेटफॉर्म थे जो नए नए तरीके से जो है वो वेब सीरीज ला रहे थे। उस समय कई ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म थे जो कि अश्लीलता परोस रहे थे, जो कि मतलब कोई गाइडलाइन नहीं थी उनको फॉलो करने के लिए, हर कुछ ही बना रहे थे, कोई केस नहीं चल रहा था, कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं था उसके लिए, कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं थी। अब धीरे धीरे पॉलिसी बनी है ओटीटी के लिए। ठीक इसी प्रकार से अब एआई का नया है, सभी के लिए नया है, तो उसको देखते हुए उसके जो कुप्रभाव हैं, कुछ क्या कुछ समाज पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है, उनको देखते हुए सरकार जो है वो धीरे धीरे पॉलिसी बनाने का काम करेगी। तो उस पर भी यहाँ फोकस किया गया है। ठीक है, स्ट्रेंथन पॉलिसी फ्रॉम फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट रेड लाइन्स ऑफ एड इंडस्ट्री, मतलब एआई इंडस्ट्री को अब डेवलप किया जाएगा। ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मतलब एआई के इस्तेमाल से जॉब का जो है वो क्रिएशन किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट सेंट्रल कोलोब्रेशन, मतलब स्टेट और जो आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, इनको आपस में कोलोबरेट किया जाएगा, मतलब आपस में मिलकर ये एआई के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली है। ठीक है, एम्पलीफाई रीजनल एआई अवेयरनेस, मतलब जो क्षेत्रीय लोग हैं, मतलब जो लोकल लोग हैं, जैसे मैं झुंझुनू से हूँ, आप किसी लोकल कस्बे में हैं, वहाँ पर भी एआई का इस्तेमाल किया जाए। हमारे झुंझुनू के अंदर जो सैनिक स्कूल है, वहाँ पर मेरा विजिट करने का जो है वो मौका रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी एआई का इस्तेमाल अब सरकार बता रही है। ठीक है, तो मतलब आप अगर जाओगे तो वहाँ पर किसी भी संस्था में देख लीजिए, आजकल ये स्थिति हो गई, जो मतलब लीड जो भी इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल सोसाइटी हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर लैब तो अलग है, पर उसके साथ साथ में एआई, मशीन लर्निंग, डीप टेक्नोलॉजी, इन सभी का इस्तेमाल भी अब बच्चों को क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इस पूरी सीरीज के दौरान जब मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेशन किया था, तो उन्होंने एक विजन दिया है, मानव, MANAV, MANAV, इनकी फुल फॉर्म क्या है। एम का मतलब हो गया कि भाई मोरल एंड एथिक्स सिस्टम। भाई एआई के इस्तेमाल से क्या होता है, एआई के इस्तेमाल से जो है वो आजकल वीडियो क्रिएट हो जाते हैं, जैसे एक लड़का है, एक लड़की है। एक उदाहरण बता रहा हूँ सामान्य तौर पर आप, क्योंकि सभी लोग जो है वो
स्कूल कॉलेज पास करके आए हो तो इस लेवल पर हम बात कर सकते हैं। भाई एक लड़का है एक लड़की है, उसकी आप फोटो लो और एआई के इस्तेमाल से आप उनकी किस करते हुए या किसी भी एक्शन के अंदर जो है उनका वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इस प्रकार की चीजें नहीं हो, इसलिए हम एथिकल वैल्यू कुछ क्रिएट कर सकें, एथिकल कुछ जो है वो क्राइटेरिया डिसाइड कर सकें, मानदंड जो है वो डिसाइड कर सकें, इसके लिए हम क्या करेंगे, मोरल एथिकल सिस्टम डेवलप करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ में अकाउंटेबल गवर्नेंस होनी चाहिए, मतलब शासन की भी जो है वो जवाबदेहिता होनी चाहिए। जिस प्रकार से सेंसर बोर्ड लगा है फिल्मों के लिए, उसी प्रकार से एआई के इस्तेमाल के लिए भी हम क्या करेंगे, जवाबदेही जो है वो क्रिएट करें। ठीक है। नेशनल साउंड, ठीक है, तो राष्ट्रीय संबरबुद्धा, मतलब राष्ट्र की जो है वो खुद के भी कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए, खुद के भी कुछ मॉडल जो है वो एआई को लेकर होनी चाहिए। कब तक हम चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट रहेंगे। एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, मतलब सुलभ होने चाहिए, हर किसी को इस्तेमाल करना आना चाहिए, हर किसी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहनी चाहिए। ठीक है। वी का मतलब हो गया वैलिड एंड लेजिटिमेट, मतलब वैध होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। कुल मिलाकर बात है एथिकल रूप से हम इसका इस्तेमाल कर सकें, हर किसी व्यक्ति के लिए अप्रोच हो सके, तो इसके लिए हमने क्या विजन दिया है, मानव दिया है। फुल फॉर्म आप देख लेना, एम का हो गया मोरल एंड इथिकल सिस्टम, ए का अकाउंटेबल गवर्नेंस हो गया, एन का नेशनल साउंडिग्रिटी हो गया, ए का एक्सेसिबल इंक्लूसिव हो गया, वी का वैलिड एंड लेजिटिमेट हो गया। ठीक है। नीति आयोग ने कहा है कि हम 150 चयनित महिलाओं के नेतृत्व के वाले एआई स्टार्टअप के लिए विशेष क्षमता का निर्माण करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। एआई को लेकर बहुत कुछ यहाँ पर बात हुई है, जैसे तीन जो है वो आपके प्रमुख एआई मॉडल भारतीय भाषाओं पर केंद्रित यहाँ पर घोषित किए गए हैं। जैसे एक तो भारत जेन है, भारत जेन जो है वो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज पर आधारित एक मॉडल है, जिसकी सहायता से आप हिंदी भाषा के अंदर और जो क्षेत्रीय भाषा है उनके अंदर टेक्स्ट क्रिएट कर पाओगे। मतलब आप जैसे ही बोलोगे तो वो टेक्स्ट लिखेगी। अब वो उड़िया भाषा में हो सकता है, वो राजस्थानी भाषा में हो सकता है, गुजराती में हो सकता है, पंजाबी में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है। ठीक है। ऑडियो क्रिएट किया जाएगा। ठीक है। और चित्र क्रिएट किए जाएंगे। जैसे अगर आप चित्र का बात करो ना, तो इंग्लिश के अंदर हाल फिलहाल के अंदर नोटबुक एलम, ये एआई के इस्तेमाल से ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट करता है। इस प्रकार के जो मॉडल यहाँ पर लाए जाएंगे। सर्वम, सर्वम जो है वो भारत की पहली स्वदेशी सवर्ण एआई मॉडल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मूल रूप से ये भारतीय भाषाओं के संदर्भ में काम करेगी। ठीक है। इसी प्रकार से ज्ञानी है, ये टेक्स्ट टू स्पीक, मतलब जैसे ही जो कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको स्पीच करके आपको पढ़ के सुनाएगा। इसमें कुल मिलाकर भारतीय भाषाओं के अंदर 12 भाषाओं को चयनित किया गया है। तो कौन कौन से भाषा के मॉडल हैं, एक तो भारत चयन हो गया, एक ज्ञानी हो गया और एक सर्वम हो गया। ठीक है। तो तीन मॉडल ऐसे हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि वॉइस एरा नाम करके भी एक एंड टू एंड ओपन सोर्स स्टैक जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये भाषिनी एक प्लेटफॉर्म है। अब भाषिनी का मतलब ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, भाषाओं का अनुवाद कर सकते हो। जैसे हिंदी है तो उसे गुजराती में कन्वर्ट कर सकते हो, गुजराती है तो उसे पंजाबी में कन्वर्ट कर सकते हो, पंजाबी को बंगाली में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जो कि है भाषिनी। अब स्थिति क्या हुई है, एक नया जो है स्टेक लॉन्च किया गया, एक नया जो है वो मॉडल लॉन्च किया गया है, जिसे नाम दिया गया है वॉइस एरा। इसको लॉन्च कब किया गया, तो इसकी जो लॉन्चिंग है वो इस पूरी एआई समिट के दौरान हुआ है। ठीक है। एआई समिट के दौरान इसको किया गया है और इसका निर्माण जो है वो ध्यान रखना, एक स्टेप फाउंडेशन और कोस आईआईटी बेंगलुरु के द्वारा और एआई भारत के साथ में मिलकर इसको विकसित किया गया है। इसका उपयोग क्यों किया जाएगा, देखो क्योंकि ये भाषिनी पर आधारित है, तो इसका मतलब ये हो गया एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करेगा। साथ साथ में आप इससे अनुवाद के साथ में क्या कर सकते हो, लाइव बात कर सकते हो। जैसे आप किसी अपने दोस्त के साथ में बात करते हो, ठीक उसी प्रकार से इससे भी आप बात कर सकते हो। ठीक है। नाम क्या है, वॉइस एरा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको पहले से भी देखने को मिलेंगे, जैसे चैट जीपीटी के साथ में आप बात कर सकते हो कि भाई और क्या हालचाल है चैट जीपीटी, तो वो बताएगा ठीक है आपके बताओ। इसी प्रकार से अब भारतीय मॉडल है, इसका नाम क्या है, वॉइस एरा। क्या नाम है भैया, वॉइस एरा है। ठीक है। और क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई ये भाषिनी आधारित नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। ठीक है। इसमें क्लाउड और स्थानीय भाषा पर जो है वो अनुवाद कर सकते हो, रियल टाइम बातचीत कर सकते हो, फोन के माध्यम से एआई से क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है। नाम क्या है, वॉइस एरा है। ठीक है। इसके अलावा कहा गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके लिए हमने एक तो अन्न चक्कर का लॉजिस्टिक नियोजन के लिए और डिपो दर्पण, ये दो पोर्टल ऐसे हैं जिनका हमने क्या किया है, प्रदर्शन किया है। पहले से चल रहे थे, अब लोगों को बताया कि भैया हम क्या करते हैं, भंडारण के लिए, अनाज के स्टोरेज के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो प्रकार की एआई टेक्नोलॉजी या पोर्टल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका एक का क्या नाम है, अन्न चक्कर नाम है, जो कि लॉजिस्टिक नियोजन का काम करता है। मतलब किस गोदाम के अंदर कितने गेहूं की बोरियां पड़ी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर
स्टोरेज के रिकॉर्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर रखी जाती हैं। डिपो दर्पण जैसे एआई संचालित नवाचार प्रदर्शित किए गए। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना 3 चैलेंज। कौन कौन से चैलेंज है? एआई फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए एआई की उपलब्धता रहे। एआई फॉर हर, मतलब महिलाओं के लिए भी जो नेतृत्व है, महिलाओं का नेतृत्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर रखें। इसके साथ साथ में युवा एआई, मतलब 13 से लेकर 24 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए हम नए नए क्रिएशन करें, उनको भी जो है वो शामिल करें, क्योंकि आने वाला समय जो है वो एआई का है। आने वाला समय इस 13 से 21 वाली जनरेशन का है। तो एटलीस्ट इनको समझाएं तो सही, एआई क्या होता है, एआई काम कैसे करता है, किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, वो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, चलें आगे। फिर एआई टिंकर प्रन्योर का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। इसमें ध्यान रखना 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं उनको एआई उद्यमिता कौशल विकास के उद्देश्य से यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इंडिया एआई टिंकर प्रन्योर, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? एआई समिट के अंदर दौरान किया गया है। और इसमें एज क्राइटेरिया कौन सा है? तो 6 से 12। अगर हम बात करें युवा एआई का एज क्राइटेरिया कितना था? 13 से लेकर 21 वर्ष तक का था। युवा का कितना है? 13 से 21 का है। और ट्रिंकरप्रेन्योर का कितना है? 6 से 12 का है। ठीक है, इसके साथ साथ में मैंने बताया कि भाई एआई का इस्तेमाल जो है वो एथिकल तरीके से हो। अब कई बार आपने देखा होगा कि भाई रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस हैं उसका फेक वीडियो बन गया था। ठीक है, इसी प्रकार से कई फेक वीडियो देखने को मिले। स्थानीय जो आसपास की जो लड़कियां हैं उनकी फोटो अपलोड कर देते हैं और फिर उससे वीडियो बनाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए महज 24 घंटे के अंदर 2,50,946, मतलब ऑलमोस्ट 2,51,000 लोगों ने शपथ ली है कि भैया हम क्या करेंगे, एआई की जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस प्रकार का कोई भी विवादास्पद वीडियो हम यहाँ नहीं बनाएंगे, इस प्रकार की विवादास्पद इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। इसके लिए लगभग 2,51,000 लोगों ने शपथ ली है और ये अपने आप में रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, तो ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ साथ में ध्यान रखना गलोटिया विश्वविद्यालय है नोएडा के अंदर। कहाँ पर है? नोएडा के अंदर। इस नोएडा के अंदर जो गलोटिया विश्वविद्यालय है, इसने क्या किया कि भाई चाइना से कोई रोबोट बनाया, मंगा लिया है ना, इंपोर्ट किया चाइना से। मेड इन चाइना का जो रोबोट था कुत्ते की शेप का, मतलब डॉग रोबोट था, उसको मंगवा के और उस पर चिट लगा दी मेड इन इंडिया की। अब ऐसा हुआ कि भाई चाइना का जो दस्ताया था ना, उसने उसको पहचान लिया कि भाई ये तो चाइना का है, और विवाद हुआ। और ये मानिए कि भारत की बहुत बद पीटी, भारत की बहुत बेइज्जती हुई इस मामले में। बहुत, मतलब यूँ मान लो कि जितना हमने पूरी मेहनत इस एआई समिट में की ना, उसकी धूल कर दी इसने। और फिर इसको स्थिति ये बन गई, इन्होंने दावा किया कि भाई मेड इन इंडिया है, उन्होंने चाइना वालों ने कहा कि मेड इन चाइना है। फिर लास्ट में इसकी टेस्टिंग हुई, कुछ छोटी मोटी चिट वगैरह चिपका रही थी कि वो उतर गई, मेड इन चाइना निकला है। ऐसी कंडीशन में अब इसे फिर एआई समिट से बाहर कर दिया। समझ रहे हो? इसमें थोड़ा सा जो है वो भारत की बेइज्जती वाला मामला हो गया, इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में रहा था। ध्यान रख लेना, गलोटिया विश्वविद्यालय है, इसने चीनी डॉग रोबोट है जिसका नाम है यूनिट्री GO2। ठीक है, इसको अब स्वदेशी बनाकर प्रदर्शित किया था और उससे फिर थोड़ा सा इसको बाहर कर दिया गया था प्रदर्शनी से। इसके अलावा नई दिल्ली घोषणा पत्र की साथ में इस पूरे प्रोग्राम का हमने क्या किया है, समापन किया है। जब इस प्रोग्राम का समापन हुआ तब तक 91 देश ऐसे थे जो इसमें साइन कर चुके हैं। कितने देश थे? 91 कंट्रीज। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एआई समिट को लेकर। अब एआई समिट जो है वो 2027 के अंदर, मतलब अगला जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस के अंदर। अभी इस साल कहाँ हुआ है? इंडिया के अंदर। अगले साल कहाँ होगा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होगा। ठीक है, अब ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाला समय एआई का है। आने वाला समय जो है वो जिस प्रकार कंप्यूटर आया था उसी प्रकार एआई से सारे काम होंगे। इसके लिए इंडिया एआई मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। कौन सा मिशन था? इंडिया एआई मिशन। इस मिशन की शुरुआत 2024 में की गई थी, लगभग 10,371 करोड़ रुपए के बजट के साथ में। और हमने टारगेट रखा था कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, कितनी? 10,000 ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हम यहाँ पर रखेंगे। परंतु इस टारगेट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 38,000। कितना किया गया? 38,000 जीपीयू कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 38,000 जीपीयू कर दिया गया। और इंडिया एआई मिशन जो है इसका संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? MEITY, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। कब किया गया? 2024 के अंदर।
कितना बजट रखा गया? 10,371 करोड़ रुपए का बजट रखा आने वाले 5 साल के लिए। तो 2024 से लेकर 2029 तक, 2029 तक क्या किया गया है, का टारगेट रखा गया है। ठीक है। अब इसके मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? इंडिया एआई कंप्यूट, मतलब एआई का जो है वो कंप्यूटेशन यहाँ पर किया जाएगा। इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। पिलर कितने हैं? तो 7 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? इंडिया एआई मिशन के 7 पिलर हैं, जिसमें तीसरा कौन सा है? इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, मतलब नई नई जो फ्यूचर के लिए स्किल है उनका यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है। सेफ एंड ट्रस्टेड विश्वसनीय एआई मॉडल यहाँ पर बनाए जाएंगे। कल को ऐसा नहीं हो कि एआई जो है वो खुद से ही कुछ अलग ही रिलीज करने लग जाए चीजें। ठीक है। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर बनाए जाएंगे, नवाचार के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब एप्लीकेशन अलग अलग एआई आधारित एप्लीकेशन का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। और स्टार्टअप बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टार्टअप जो है, एआई के जो स्टार्टअप है उनको क्या किया जाएगा? फाइनेंस किया जाएगा। ये पीआईबी की फोटो है, ऑफिशियल ऑथोराइज्ड पोर्टल से यहाँ पर फोटोएं शामिल की जाती है, आप सभी को पता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखोगे कि अगर हम एआई की बात करें तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसकी टाइमलाइन क्या है? अगर हम बात कर लें विश्व लेवल पे, तो विश्व पे सबसे पहले 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात हुई थी, परंतु इसके अंदर सबसे फास्ट काम कब हुआ? 2022 के आसपास में। 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च किया गया, और उसके बाद में 2023 में जितनी भी कंपनियां थी उन सभी ने अपने अपने मॉडल, जैसे गूगल का जेमिनी हो गया, आपके जो है एक्स या ट्विटर का कौन सा हो गया आपका, ग्रोक हो गया, इसी प्रकार से आपका ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया। अलग अलग एआई प्लेटफॉर्म जो है वो सभी कंपनियों द्वारा रिलीज किए गए। तो इसमें बूम कहाँ से आया? 2022-23 से आया है। अगर हम बात करें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो मशीन लर्निंग का होता है। किसका होता है? मशीन लर्निंग का होता है। उसके अलावा डीप लर्निंग होता है, न्यूरल नेटवर्क है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन है, और क्रोगेटिव कंप्यूटिंग है। ये कुछ 4-5 टेक्नोलॉजी हैं जिसके इस्तेमाल से एआई मॉडल काम करते हैं। बात करें एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो एआई का इस्तेमाल जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा सकता है, फाइनेंस के सेक्टर में किया जा सकता है, परिवहन सेक्टर में किया जा सकता है, विपणन के लिए किया जा सकता है। एजुकेशन में तो आप सभी को पता ही है कि एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। कृषि के लिए किया जा सकता है, साइबर सुरक्षा के लिए है, ऊर्जा के लिए है, ये सारे के सारे इस्तेमाल यहाँ पर किए जाते हैं। आगे बात समझ में। फिर हम देखेंगे चिंताएं क्या क्या है भाई, गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। एल्गोरिथम जो है वो बायस हो सकती है, समझ रहे हो? जैसे आपने ये कहा कि भैया मुझे जो है वो वर्तमान सरकार के पक्ष और विपक्ष के पॉइंट बताओ, या कौन सी सरकार है जो बेहतर काम करती है, कांग्रेस करती है या बीजेपी करती है? तो इसमें एल्गोरिथम जो है वो बायस्ड हो सकती है, समझ रहे हो? एल्गोरिथम जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। तो ये कुछ चिंताएं हैं, और ये कुछ टाइमलाइन दे रखे हैं इंडिया को लेकर। हालांकि आपके लिए इतनी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर बेसिक जानकारी अब मैं ये मानता हूँ कंपटीशन के हिसाब से नहीं है, आपको डेली लाइफ के अंदर भी एआई का इस्तेमाल आना चाहिए। एआई के बारे में बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, जिस प्रकार से आपको आज वर्तमान समय में ये देखने को मिलेगा कि अगर आपको बैंकिंग में भी कुछ काम करना है, अगर आपको किसी भी सेक्टर में फाइनेंस में काम करना है, एजुकेशन में काम करना है, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, आने वाले समय में प्रत्येक काम के लिए एआई का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। आगे बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? अब आपको ध्यान रखना है, दिसंबर 2025 के अंदर अमेरिका के द्वारा एक एग्रीमेंट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है पैक्स सिलिका। क्या नाम है? पैक्स सिलिका नाम है। ये क्यों किया गया? देखो, सिलिका का मतलब हो गया सिलिकॉन। जितनी भी चिप इस्तेमाल की जाती हैं ऑलमोस्ट में सेमीकंडक्टर के रूप में जो है वो आपके का सिलिका या सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर जो चिप हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनकी जो उपयोग है उनको सीमित किया जाए, उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। इसके लिए अमेरिका ने आगे होकर पैक्स सिलिका एग्रीमेंट स्टार्ट किया था। इसमें आप ध्यान रखना है कि भैया भारत जो है वो 10वां देश बन गया है। भारत कौन सा बन गया है? शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है, मतलब भारत से पहले 9 लोग और शामिल हो गए पैक्स सिलिका के अंदर। पैक्स का क्या मतलब है? कि शांति और स्थिरता। और सिलिका का मतलब ये हो गया कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन में प्रयुक्त होने वाले सिलिका चिप्स। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो भी चिप्स वगैरह हैं जिनका भी इस्तेमाल तकनीक के लिए किया जाता है, जिनका भी इस्तेमाल कंप्यूटर के लिए किया जाता है, स्पेशली एआई का इस्तेमाल है, इनका इस्तेमाल सलीके से हो, तरीके से हो, मानव जीवन के भलाई के लिए हो, पृथ्वी की भलाई के लिए हो। इसके लिए एक एग्रीमेंट स्टार्ट किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस एग्रीमेंट में शामिल होने वाला भारत 10वां देश बन गया। एग्रीमेंट स्टार्ट कब हुआ? तो दिसंबर 2025।
अभी हाल फिलहाल में 3-4 महीने पहले हुआ है, तो ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। फिर बांग्लादेश के अंदर चुनाव हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर अभी आपको पता है कि तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना जी इंडिया में बैठी हैं, उसके बाद में जो आपके नोबेल विजेता हैं यूनुस जी, उन्होंने सरकार चलाई है, बहुत उठापटक रही है वहाँ पर। इस ऐसी परिस्थिति के अंदर अब चुनाव हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिस प्रकार से इजराइल की हमने पढ़ी थी कि संसद का नाम क्या है, सेनेट है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की जो संसद है उसको हम बोलते हैं जातीय संसद। इस जातीय संसद के अंदर कुल कितनी सीटें हैं? 300। कुल कितनी सीटें हैं? 300 सीटें हैं। इन 300 सीटों में से हमेशा जो चुनाव होता है वो 300 सीट 350 सीटें हैं, जिसमें से चुनाव कितने पर होता है? 300 सीट पर होता है। जो 50 सीट है ना, वो 50 सीट आपको हमेशा जो है वो महिलाओं के लिए छोड़नी होती है। अब ये जो 50 सीट है, इनका अलॉटमेंट कौन सा होगा? अलॉटमेंट किस हिसाब से होगा? भाई 50 सीटें जो हैं वो सभी को थोड़ी दे दी जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वोट शेयर के आधार पर दिया जाता है। कौन सी पार्टी कितनी सीट लेके आई है चुनावों के अंदर, उसके आधार पर इन 50 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। केवल महिलाएं जो हैं यहाँ पर इलेक्ट होंगी, ये हो रहा है। ठीक है, तो 50 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए है। फीमेल के लिए, ठीक है, और इन 300 सीटों पर रेगुलर चुनाव होते हैं। कौन सी? जातीय संसद के अंदर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो तारिक रहमान है, जिनका संबंध किससे है? बांग्लादेश नेशनल पार्टी से। ये ध्यान रखना है कि लगभग आप ये मानिए 17 साल से बांग्लादेश से बाहर थे। और अभी हाल फिलहाल में जो शेख हसीना जी हैं, वो अपने भारत के अंदर हैं, और इनके सामने जो चुनाव लड़ती थी खालिदा जिया, ये खालिदा जिया के बेटे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लगभग 17 साल से देश निकाला था, और ये आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर। और तारिक रहमान जो है वो नए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने 299 सीटों में से 209 सीटें जो हैं वो जीती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो पार्टी थी वो जमात इस्लामी पार्टी थी, और शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब इनको चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। चुनाव में दो पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से मुख्य रूप से जो है वो आपकी कौन सी है? बांग्लादेश नेशनल पार्टी है। दूसरी जो है वो जमात इस्लामी है। कौन सी है? जमात इस्लामी पार्टी। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो मैंने आपको बताई दिया कि 350 सीट होती हैं, जिसमें से 300 सीट जो है वो इलेक्ट होती हैं, और 50 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रखी जाती हैं। और ये 50 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको ध्यान रखना कि भैया वोट बैंक के आधार पर होता है। आगे बात समझ में? फिर खाड़ी देश है, 5 खाड़ी देशों के समूह है, जीसीसी। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से हैं? सऊदी अरब है, यूएई है, कतर, कुवैत और ओमान। ठीक है, बहरीन, ये देश हैं। इन देशों के साथ में मिलकर भारत ने जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वार्ता स्टार्ट की है। तो एक तो जीसीसी समूह है, जो खाड़ी देश है उनका समूह हो गया, और एक हमने जो है वो आपके इसराइल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हाल फिलहाल में चर्चा स्टार्ट करी है। ठीक है, 20 तारीख को 9वां सम्मेलन आयोजित हुआ था आईओएनएस का। आईओएनएस जो है ये इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत ने 2008 के अंदर ये प्रस्ताव रखा कि भैया हम हिंद महासागर के आसपास के जो राष्ट्र हैं उनके साथ में मिलकर आपसी सहयोग, साझेदारी, सुरक्षा की भावना के लिए हम क्या करें? एक ग्रुप बना लें, जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं? आयोन्स, IONS। स्थापना कभी? 2008 में। अगर बात करें कुल सदस्यों की, तो यहाँ पर कितने हैं? 25 हैं। और ऑब्जर्वर कंट्री कितनी है? 5। ऑब्जर्वर कंट्री 5 है। अभी हाल फिलहाल में विशाखापट्टनम में इसका 9वां अधिवेशन जो है वो आयोजित हुआ, और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी को इस पूरे ग्रुप का क्या बनाया है? अध्यक्ष बनाया है। कार्यकाल कितना रहेगा? तो 26 से लेकर 28 तक रहेगा, और फिलीपींस जो है इसे ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अधिवेशन कौन सा था? 9वां। और आयोजन कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। ठीक है, आयोन्स है। ठीक है, आ गई बात समझ में? मेंबर कितने हैं? 25 हैं। और ध्यान रखना इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, और 8 में जब इसकी स्थापना हुई तो चेयरमैनशिप सबसे पहले इसकी जो अध्यक्षता की थी वो भारत ने की थी। उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो आपकी यूएई के पास में थी, फिर साउथ अफ्रीका के पास में है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, आयरन है,
ईरान है, और फ्रांस के बाद में थाईलैंड है, और थाईलैंड के बाद में आप किसको मिली है? भारत को मिली है। आपको ये कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है, आयन्स एक ग्रुप है जो कि हिंद महासागर के आसपास में काम करता है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, 9वां अधिवेशन विशाखापट्टनम में हुआ है, और भारत को इसका जो कार्यकाल है भारत की अध्यक्षता का, वो 2026 से लेकर 28 तक है। बात करें किसको दी गई है, तो नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, इनके जो है ये अध्यक्षता का दिया गया है। ठीक है। फिर एक नेटवर्क है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है वो यूएसए की एक कंपनी है, पोर्टेलस इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा कुल 127 देशों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 4 प्रमुख स्तंभ रखे गए हैं। सबसे पहला स्तंभ है टेक्नोलॉजी का, पीपुल, और जो है वो शासन, और शासन के बाद में क्या कुछ इम्पैक्ट रहता है। बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है कि भैया जो जितने भी 127 कंट्री हैं वो किस प्रकार से नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कोई देश पिछड़ रहा है तो उसे किस क्षेत्र में और काम करना चाहिए। इसके लिए एक रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष, और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बात करें भारत की, तो भारत जो है वो 45वां स्थान यहाँ पर रखता है। लगभग 4 स्थान की यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। पहले इसका शायद 49 के आसपास में रैंकिंग थी, और अब की बार कितनी है? 45वीं है। ठीक है। ई कॉमर्स कानून के अंदर भारत का पहला स्थान है, मतलब ई कॉमर्स से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से संबंधित जो चीजें हैं उनके लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसमें भारत का पहला स्थान है, और निम्न मध्यम आय वाले देश में दूसरे स्थान पर है। पहली रैंकिंग किसकी है? तो पहली जो है वो यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका की है। दूसरी कौन सी है? फिनलैंड की। तीसरी सिंगापुर की। ये 3 आप ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी पहला और भारत का 45वां ये ध्यान रख लेना। कुल कितने देश हैं? 127 देश। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है, ग्रीस के जनरल स्टाफ आए थे जिसका नाम क्या है? दिमित्रोस कटारास। ये 16 से लेकर 19 तारीख को भारत के दौरे पर रहे। आपको नाम पूछे तो डायरेक्ट ही बता देना क्या कुछ इन्होंने किया है, किन से मिले हैं, ये ध्यान नहीं रखना है। और लास्ट की हमारी न्यूज़ है कि मिलान इटली के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 145वां अधिवेशन हुआ है, और इसके दौरान सोराया अधाई, कहाँ है? सोराया अधाई, इनको क्या किया गया है? ईरान की महिला है, और इनको पहली बार सदस्य के रूप में यहाँ पर नामित किया है। पहली ईरान की तरफ से शामिल होने वाली महिला सदस्य है। ठीक है। कार्यकाल कितना है? 8 वर्ष। क्या हम ये ध्यान रखना चाहिए? मेरे से मत पूछना, आरपीएससी से पूछ लेना। आरपीएससी से क्यों पूछ लेना? क्योंकि डिप्टी कमांडेंट का पेपर हुआ था। डिप्टी कमांडेंट का अभी पेपर हुआ है। कब हुआ? जनवरी के अंदर। अभी हुआ है ना? फरवरी का तो हम करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं, तो जनवरी में हुआ था। इसमें ये पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन एजेंसी जो है इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये पहली महिला थी शेख अल नोइसा। बात ये नहीं है कि मैं आपको आंसर बताना चाह रहा हूँ, बात ये है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली महिला, पहला स्थान, पहला व्यक्ति, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप में से हो सकता है भाई फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं तो उनको यूं लग सकता है कि भैया हमारे सिलेबस में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, हम क्यों पढ़े, हमारा ऐसे सब मैसेज मेरे पास में आते हैं। पर एक लाइन पढ़ लेने से आपका कुछ नहीं जाएगा, जब आपको इतना छोटा कंटेंट किया जा रहा है। मेरे को एक बात तो 80-80 पेज भी तो लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कतई ये मत सोचना कि आपके सिलेबस से बाहर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, आरपीएससी ने पूछा है, और केवल इतना लिखा हुआ था डिप्टी कमांडेंट में कि इंटरनेशनल जो भी मुख्य इवेंट हैं वो शामिल करना। वो सिलेबस फर्स्ट ग्रेड में है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की चीज़ें भी आ सकती हैं, एग्जाम आती भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ईरान की पहली महिला सदस्य कौन सी है ओलंपिक कमेटी के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे? तो आपको ध्यान रखना है सोराया अधाई। कौन है? सोराया अधाई है। ये आप फोटो देख सकते हैं। कार्यकाल कितना रहेगा? 8 वर्ष तक का रहेगा। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और इसकी जो पीपीटी स्लाइड है वो आपको या तो टेलीग्राम या एप्लीकेशन पे मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। चलें फिर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी वो या तो टेक्नोलॉजी की हो जाएगी या स्पोर्ट्स की। 3 क्लासें आपकी फरवरी की रहती हैं, जिसमें एक टेक्नोलॉजी की है, एक स्पोर्ट्स की है, और एक आपकी जो है वो नेशनल लेवल वाले करंट अफेयर की आ जाती है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। पढ़ाई करते रहो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मोटिवेशन अगर किसी को नहीं आ रहा तो इस चीज़ का ध्यान रख लो कि आपको जॉब क्यों चाहिए। तो भी एकमात्र चीज़ है जो आपको सामाजिक स्टेटस दिलवा सकती है, सामाजिक इज्जत दिला सकती है, आपके परिवार को इज्जत दिला सकती है, आपके माँ बाप को इज्जत दिला सकती है। आपके माँ बाप जो हैं वो हो सकता है कि नाम से जाने जाते हो। मान लो किसी के भी पिताजी का नाम गोवर्धन है तो आओ गोवर्धन जी।
पर जब आप जॉब लग जाओगे, जब मान लो सब इंस्पेक्टर लग गए, मान लो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी लग गए, तो मतलब सब इंस्पेक्टर में तो यहाँ मतलब डायरेक्ट ही कहना और थानेदार जी का पिताजी क्या हाल चाल है, ठीक है, और मास्टर जी क्या हाल चाल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपका आइडेंटिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है जैसे मान लो मैं आशीष हूँ, अब कल को मान लो मैं सब इंस्पेक्टर बन जाता, हालांकि मैं एग्जाम वगैरह छोड़ रखी है, पर एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। तो डायरेक्ट यूँ बोलते हैं कि भैया और थानेदार जी क्या हाल चाल है, आपके नाम से लोग नहीं जानेंगे आपको, आपकी पोस्ट से जानेंगे, आपकी पहचान बन जाएगी। आर्थिक रूप से तो आप तब स्वतंत्र रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे। समझ रहे हो बात को? तो वो सारी चीज़ें, वो सारी आकांक्षाएं, वो सारी इच्छाएं जो आपके मन में चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनका, उनकी जो कोपल है वो आपके मन में फूट रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी इच्छाएं जॉब पूरी करेगा आपकी। मान लो कोई ये चाह रहा है कि मैं शादी जो है वो अभी नहीं कर रहा, तो शादी की उम्मीदें जो है वो आपकी जॉब लेके आएगी, बेहतरीन रिश्ता आपको मिलेगा, आप अपनी चॉइस से शादी कर पाओगे। इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है भाई, एक छोटी सी उदाहरण बता रहा हूँ, मान लो इंटरकास्ट मैरिज है, जनरली आपने सामाजिक ताने बाने के अंदर यूँ मानते हैं कि भाई गलती है, पर आप देख लो मुकेश बाखर लाडनू के विधायक हैं, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। गलत सही वो अलग चीज़ें हैं, उन पर हम बात नहीं करेंगे, सब अपनी अपनी इच्छाओं के मालिक हैं और जो कुछ हो जाता है वो सही रहता है। पर आप ये मानिए कि आपकी हर चीज़ को वैल्यू दी जाएगी, आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी, लोग आपकी बात सुनेंगे। लोग मान लो कोई भी आदमी तैयारी कर रहा है, आप अगर आप आज अगर आपके पास में जॉब नहीं है और अगर आप उसको सलाह देना चाहते हो, तो लोग ये कहेंगे भाई तू तो निकाल ले पहले, तू तो लाग जा, फिर बताए मान। पर जब आपकी जॉब लग जाती है, लोग चलाकर पूछ के आते हैं कि भाई अंकल जी टाबर आ रही होगी, मालन भी बताइए दें कैसी की तैयारी करा, हमारे वाले को भी बताना है कि किस कौन सी किताब पढ़नी है, आप वाले के नोट्स देना हमें। केवल एक फ़र्क हो जाता है कि कोई आदमी लग जाता है और कोई नहीं लगता। इन चीज़ों को समझो, यही चीज़ें मोटिवेशन का काम करेंगी। कितना क महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने इतना ही तो पढ़ना है, उसके बाद में थोड़ी ना पढ़ना है। कि आपकी जो 60 साल की ज़िंदगी है उसको एश्योर कर रहा है। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनका जीवन स्तर सुधरेगा इस चीज़ से। सोचो ये चीज़ें, ठीक है? थोड़ा क्या है, कई-कई बार इधर-उधर बातें हो ही जाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर पढ़ाई की क्लास है तो उसमें पढ़ाई की ही बातें करें हम। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।